नमस्कार प्रोग्रामर्स, एक बार फिर से स्वागत है सुशील यूट्यूब चैनल पे। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो अभी तक हमने रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लिया है एंड जो रजिस्ट्रेशन में सक्सेसफुल मैसेज दिखाना था वो भी कंप्लीट हो गया है, प्लस वैलिडेशन भी कंप्लीट है। अब हमने जो टेबल कस्टमाइज़ किया था, इस टेबल में हमको डेटा लाकर शो कराना है। और ये डेटा हम कहाँ से लेकर आने वाले हैं? ये डेटा हम अपने sushil_customer टेबल में से लेकर आएंगे। तो इसके लिए हमें करना क्या पड़ेगा? सिंपल सी बात है कि अभी तो हम इस फंक्शन को मिनिमाइज़ कर देते हैं क्योंकि इसका काम कंप्लीट हो चुका है। अब हमारा जो वर्क है उसमें हमको डेटा किस पे चाहिए? ऑल कस्टमर डिटेल्स नाम के पेज पे, जो कि ये वाला पेज है। ठीक है, तो इस पे डेटा चाहिए। दैट मीन्स कि हमें कोई नया फंक्शन बनाने की ज़रूरत नहीं है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है ऑल कस्टमर डिटेल्स, और इसी पे हमको क्या चाहिए? डेटा चाहिए। सो हम इसके लिए सिंपली क्या करने वाले हैं, पेज है यहाँ पर, इसी के नीचे यहाँ पर हम कमेंट करते हैं गेट टेबल डेटा। अब हमने कई सारे पहले से ही फंक्शंस बना रखे हैं अपने मॉडल में डेटा गेट करने के लिए, तो उसी में से हमको एक फंक्शन चाहिए है। चलो हम मॉडल में चलते हैं। मॉडल के अंदर यहाँ दिख रहा है गेट सिंगल डेटा। असल में सिंगल डेटा के लिए नहीं है, ये जितना भी डेटा है वो सारा डेटा लेकर आएगा। ठीक है, लिमिटेड डेटा के लिए ये मेथड बना रखा है हमने, और गेट ऑल डेटा के लिए एक ये भी है। अब इनमें छोटी छोटी चीज़ें कुछ नोटिस करने वाली है, जैसे कि अभी तक मैंने इसमें कुछ फंक्शन मेथड जो है उनको मिक्सअप किया था, बट अब क्या करना है, जितना भी डेटा हम लेंगे वो एरे फॉर्म में लेंगे, ताकि आगे हमको ये पता रहे कि कोई भी डेटा जो है वो ऑब्जेक्ट में नहीं आ रहा है, सब कुछ जो है वो एरे में ही आ रहा है। तो गेट ऑल डेटा है, ये रिजल्ट एरे हमने इसको कर दिया है। तो हम क्या करते हैं, सिंपली गेट ऑल डेटा वाले को चूज़ करते हैं। ठीक है, क्योंकि अभी के हिसाब से हमको केवल डेटा शो कराना है। हाँ, एक चीज़ इसमें अभी रह गई। रह क्या गया? अभी याद आया, हमने न्यू रजिस्ट्रेशन तो कराया, और अगर हम यहाँ पर आएँ और देखेंगे तो हम क्या पाएंगे कि जो पासवर्ड वाला सेक्शन था, और वो पासवर्ड सेक्शन कहाँ पर है? वो पासवर्ड सेक्शन है सुशील लॉगिन में। जब भी यहाँ पर कोई नया यूज़र रजिस्टर कर रहा है, उसकी डिटेल इस टेबल में भी जानी थी, जो कि अभी तक नहीं गई है। तो आगे बढ़ने से पहले ज़रूरी ये है कि पहले हम इस सुशील लॉगिन में कुछ डेटा हमको ट्रांसफ़र करना है। डेटा कौन कौन सा होगा? एक तो यूनिक आईडी, ठीक है, और हमने एक मिस्टेक कर दी है कि हमने यूनिक आईडी 10 डिजिट की ले ली है, जो कि हमको नहीं करना था। हमको क्या करना था, यूनिक आईडी हम क्रिएट कर रहे थे। यूनिक आईडी जो हमको क्रिएट करनी थी उसमें थोड़ा सा हौच पौच हो गया। क्या हौच पौच हुआ? जो पासवर्ड है वो असल में हमको बनाना था किसके जैसा, जैसा हमने यहाँ पर यूनिक आईडी के लिए कर लिया, पहली चीज़। दूसरी चीज़, हमारी यूनिक आईडी जो है वो 6 डिजिट की ही होनी है, तो थोड़ा सा यहाँ पर चेंजेस है, जिसके लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हम यहाँ पर जो हमारा सुशील कस्टमर टेबल है, इसमें यूनिक आईडी 8 डिजिट का हम करने चल रहे हैं। तो सबसे पहला चेंज ये होगा, ध्यान से इसको करना। 8 डिजिट का इसको कर लिया है, एंड यूनिक आईडी 8 डिजिट की होने के बाद में अब दूसरा सबसे बड़ा चेंज क्या करना पड़ेगा हमको, हम वेलकम में जो हमने एक फंक्शन अभी बनाया था रजिस्ट्रेशन के लिए, यहाँ पर हम क्या कर रहे थे, हम यहाँ पर डिटेल ले रहे थे, क्या कि हमने कस्टमाइज़ किया था इसको असल में। तो अब कस्टमाइजेशन में हम क्या करते हैं, सिंपली यहाँ पर हम केवल 2 डिजिट लेंगे मोबाइल से, और 4 डिजिट हम ले रहे हैं आधार से, जो कि क्या बन जाएगा, एक यूनिक आईडी बनेगी, जो कि हमेशा यूनिक ही रहेगी। ठीक है, तो ये एक केस हो गया है। इस केस के साथ में ये 8 डिजिट लेकर जाएगा। यहाँ पर हमको क्या करना है, हमको एक साथ रजिस्ट्रेशन के टाइम पे एक से ज़्यादा टेबल में डेटा अपडेट करना है। ठीक है, लॉगिन टेबल में हमको क्या देना है, यहाँ पर यूनिक आईडी 8 डिजिट की हो गई है। ठीक है, दूसरी चीज़ है, लॉगिन टेबल में अगर हम देखें तो यूनिक आईडी हमको ले जाना है, पासवर्ड ले जाना है, यूज़र का टाइप ले जाना है, और क्रिएट कब हुआ है ये भी ले जाना है। तो ये डेटा तो हमारे पास पड़ा है। ठीक है, क्रिएट डेट और क्रिएट बाय भी पड़ा हुआ है, यूज़र टाइप भी पड़ा हुआ है। ठीक है, एंड पासवर्ड है, यूनिक आईडी है। यूज़र टाइप में यहाँ पर हम क्या लेकर जाने वाले हैं, यहाँ पर हम लेकर जाएंगे 2, क्योंकि इसके बाद में जितनी भी रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं वो सब हो रहे हैं कस्टमर के, ना कि एडमिन के।
तो इसके लिए हमें सिंपली करना क्या है, जब यहाँ पर ये इसको आप देख रहे हो एरे डेटा है, ये पूरा का पूरा कहाँ जाकर इंसर्ट हो रहा है, सबसे पहले हे सुशील कस्टमर टेबल में, ठीक है। और जब ये सक्सेसफुली अपडेट हो जा रहा है तब हम यहाँ पर क्या करते हैं, एक और एरे बनाएंगे, एरे डेटा फॉर एडिंग लॉगिन डिटेल्स ऑन लॉगिन टेबल। तो हमें इसके लिए करना क्या है, हम लॉगिन यहाँ पर एरे डेटा था, यहाँ पर हम कर लेते हैं लॉगिन डेटा, ठीक है। लॉगिन डेटा इक्वल टू एरे, हमने एक एरे क्रिएट किया एंड एरे के अंदर अब हमें जो जो डेटा चाहिए वो ले लेते हैं। आईडी हमारे पास है, यूनिक आईडी हमको चाहिए है, यूनिक आईडी हम ले लेते हैं। तो यूनिक आईडी ले लिया, यूनिक आईडी में एक्चुअल में जो डेटा था वही जाना है, ठीक है। हाँ, यहाँ पर थोड़ी सी प्रॉब्लम आने वाली है, क्या, असल में जो डेटा हमको ले जाना है वो डेटा तो एक मिनट, जो डेटा हमें यहाँ ले जाना है उससे पहले हमें टेबल से डेटा फेच करके लेकर आना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जो यूनिक आईडी है वो एक बार क्रिएट हो चुकी है और टेबल में जा चुकी है, ठीक है। तो मैटर है किस चीज़ का, इस यूनिक आईडी का, कि यूनिक आईडी जो पहले से बनी वो हमें यहाँ मिल रही है कि नहीं मिल रही है। अगर हमें चाहिए तो हम यहाँ के लिए क्या कर सकते हैं, हम यहाँ के लिए ये कर सकते हैं कि आसान तरीका है, ये डेटा यहाँ पर पड़ा हुआ है एरे डेटा में यूनिक आईडी, और ये एक बार जो आईडी जनरेट कर रहा है वही हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पर ले लेते हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, यूनिक आईडी फील्ड लिया हमने, यूनिक आईडी दे दिया इक्वल टू एरे डेटा, हमारे एरे का नाम है, और यहाँ से हम क्या ले लेते हैं, यूनिक आईडी, पेस्ट किया। इसको हम पहले चेक करेंगे कि जो यूनिक आईडी कस्टमर रजिस्ट्रेशन टेबल में जा रहा है क्या वही यूनिक आईडी हमें यहाँ पे मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। देन इसके बाद में हमारा दूसरा वर्क क्या है, इसको हम 6 से लेंगे ताकि 6 मोबाइल नंबर, 4 मोबाइल नंबर का डिजिट और 4 आधार नंबर के डिजिट के साथ में पासवर्ड क्रिएट हो। तो ये पासवर्ड बन जाएगा एंड ये हमारा क्या हो जाएगा, पासवर्ड का फील्ड हो जाएगा, ये वाला फील्ड, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे पासवर्ड। इसके अलावा हमें क्या चाहिए, यहाँ से यूनिक आईडी हो गया, पासवर्ड हो गया, यूज़र टाइप हमको चाहिए है। बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर जो यूज़र टाइप जाने वाला है वो क्या जाने वाला है, यूज़र टाइप, यहाँ पर यूज़र टाइप 2 ही जाने वाला है। इसके अलावा और क्या डेटा है, क्रिएट डेट, क्रिएट डेट जो लेना है हम उसके लिए ये ले रहे हैं यहाँ से, ठीक है। क्रिएट डेट और सेशन आईडी ये दोनों ही लाइनें हम यहाँ से ले रहे हैं। ये इतना हमने यहाँ से कॉपी किया एंड इसको हम यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। तो हमको क्रिएट डेट भी मिल गया और क्रिएटेड बाय भी मिल गया है, दोनों चीज़ें हो गई। इसके अलावा हमें और कोई डेट यहाँ पर नहीं चाहिए है क्योंकि क्रिएट एक ही बार होना है। चलो इतना ये हो गया, दैट मीन्स कि एक टाइम पे जब रजिस्ट्रेशन हो रहा है उसी समय उस यूज़र का अकाउंट क्रेडेंशियल भी क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। अब ये डेटा अगर क्रिएट हुआ है दैट मीन्स कि इसको हमें स्टोर भी करना पड़ेगा। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, इस डेटा को हमें क्या कहते हैं, एडमिन को नहीं दिखाना है कि इस डेटा का टेबल स्टोर हुआ कि नहीं हुआ, सिंपली बस इसे हमें ले जाकर स्टोर कर देना है। और इस टेबल का नाम क्या है, हे सुशील _ लॉगिन, और इसके एरे डेटा का नाम क्या है, लॉगिन डेटा, ठीक है। तो आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले हम इसको चेक कर लेते हैं क्योंकि ये चीज़ हमारी मिस हो गई थी, ये बहुत बड़ा फॉल्ट था। कस्टमर टेबल जैसे ही एक नया रजिस्ट्रेशन हो रहा है कस्टमर का, उसका लॉगिन क्रेडेंशियल यहाँ पर बनना चाहिए, ये हमारी रिक्वायरमेंट थी जो कि मिस हो गई थी। तो चलो यहाँ पर क्या होगा कि जैसे ही नए रजिस्ट्रेशन का डेटा इंसर्ट हुआ उसके तुरंत बाद में हम रिज़ल्ट के अंदर आएंगे और यहाँ पर सबसे पहले जो एडमिन का लॉगिन टेबल है उसमें डिटेल्स अपडेट होंगी, इंसर्ट होंगी एंड देन हम बढ़ेंगे आगे और फ्लैश मैसेज दिखेगा, ठीक है। चलो अगर ये सही से हुआ है दैट मीन्स कि रजिस्ट्रेशन करते हैं और इसको हम साइड बाय साइड दोनों टेबल खोल लेते हैं, ठीक है। ये लॉगिन वाला टेबल हो गया, ये कस्टमर टेबल हो गया और इसमें अभी 8 डेटा पड़ा हुआ है। तो यहाँ से हम करते हैं न्यू यूज़र एंड यहाँ पर कुछ भी डेटा हम दे देते हैं, आधार नंबर कुछ दे देते हैं, हम मोबाइल नंबर कुछ दे देते हैं, अल्टरनेट मोबाइल नंबर भी दे देते हैं कुछ, एंड इसको हम सबमिट करते हैं।
सक्सेस मैसेज हमको मिल गया, ठीक है। सबसे पहले हम यहाँ पर चेक करते हैं कि नया यूज़र आया कि नहीं। आ गया, SJ997686, ये यूनिक आईडी जनरेट हुई है, ठीक है। और ये पासवर्ड जनरेट हुआ है जो कि 448, ठीक है, 10 डिजिट का है, ठीक है। प्लस हम यहाँ पर चलते हैं और देखते हैं यहाँ पर नया यूज़र आया कि नहीं आया। दिख रहा है SJ997686। चलो यहाँ पर देखते हैं कि क्या ये यही है, 997686, ठीक है, 997686। दैट मीन्स कि हमारा ये काम हो गया। यूनिक आईडी क्रिएट हो गई, पासवर्ड क्रिएट हो गया। ये यूज़र टाइप क्या है, 2 है। क्रिएट डेट आज की आ गई और क्रिएटेड बाय 1 है। अपडेट ये चलता रहेगा। अपडेटेड बाय तब होगा जब हम अपडेट करने जाएंगे, क्योंकि अभी हम अपडेट कर नहीं रहे हैं। दैट मीन्स कि ये वाला वर्क हमारा हो गया है। अब हमारा काम क्या है, अब हमारा काम ये है कि अब फाइनली हम इस वाले टेबल में डेटा लाकर शो करा सकते हैं। ऐसे कभी कभी बाय मिस्टेक कुछ चीज़ें रह जाती हैं, बट हम जब सीक्वेंस वाइज चलते हैं, देखते हैं, तो हमको ऐसी चीज़ें मिस होने के चांसेस कम रहते हैं। और इसीलिए एनालिसिस की जाती है और पहले एक स्ट्रक्चर बनाया जाता है कि हम स्टेप बाय स्टेप क्या वर्क करेंगे। तो ये काम हमारा हो गया है। अब हम वापस आ जाते हैं अपने कंट्रोलर पे जहाँ पर कि हम थे, और इस फंक्शन को हम मिनिमाइज़ कर देते हैं और वापस चलते हैं हम कहाँ पर, कस्टमर, ऑल कस्टमर डिटेल्स पे। ऑल कस्टमर डिटेल्स पे यहाँ पर हमको क्या चाहिए है, गेट टेबल डेटा चाहिए है। तो अब टेबल डेटा के लिए हम क्या करने वाले थे, हमने मॉडल ओपन किया था, वही मॉडल पे वापस आते हैं, गेट ऑल डेटा करके, ठीक है। मॉडल हमने लिया और यहाँ पर सिंपली क्या करना है, डॉलर डेटा, और डेटा के बाद में यहाँ पर ऑल कस्टमर इक्वल टू, और दिस मॉडल टेंस टू गेट ऑल डेटा। और यहाँ पे हमें टेबल का नाम दे देना है जो टेबल हमको चाहिए है। तो टेबल का नाम यहाँ पे पहले से ही पड़ा हुआ है, वही टेबल का नाम हम ले लेते हैं। कस्टमर टेबल से हमको डेटा चाहिए था, तो यहाँ पर हमने इसको कट किया एंड दे दिया। अब हमें यहाँ पर सारा डेटा अगर मिल रहा है तो हम आगे बढ़ने से पहले चाहें तो हम यहाँ पर भी चेक कर सकते हैं। तो इको लगाया हमने एंड प्री, इसके साथ में प्रिंटर का मैसेज, सो दैट कि क्योंकि ये सारा डेटा जो है वो क्या है, एरे डेटा है, तो हम इसी को कॉपी कर लेते हैं क्योंकि हमको यही डेटा देखना है, ठीक है। और यहीं पे हम चाहें तो डाई कर लेते हैं अभी के लिए, ताकि ये डेटा मिला है कि नहीं मिला है वो पूरा पता चल जाए। इसको बस हमें क्या करना है, रिफ्रेश करना है। डेटा सभी मिल गया। टोटल कितना डेटा हमको मिला है, 8 डेटा मिला है, और 8 डेटा 9 डेटा यहाँ पर है हमारे टेबल में। तो ओके, ये एक्चुअल में 8 ही है। एरे की इंडेक्स स्टार्टिंग होती है 0 से, दिख रहा है, 0 से लेकर 8 तक, मतलब हमें सारा डेटा मिल चुका, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब डेटा अगर मिल चुका है तो हम सिंपली इसको क्या करते हैं, कमेंट करते हैं। सारा डेटा हमको कहाँ चाहिए था, हमें चाहिए था हमारे ऑल कस्टमर डिटेल्स वाले पेज पे। तो यहाँ पर हम आते हैं और एक बार अगर हम चाहें तो यहाँ पर भी चेक कर सकते हैं कि ये डेटा हमको मिला है कि नहीं। वैसे ये डेटा हमको मिल चुका है। अब यहाँ पे हमारा काम क्या है, सिंपली आपको दिख रहा है टी हेड है यहाँ पर, और ये है टी बॉडी। टी बॉडी के अंदर बाकी जितने भी टी आर हैं ये सब हम डिलीट कर देने वाले हैं। अब इन टी आर्स की हमको ज़रूरत नहीं है, केवल एक टी आर हम यहाँ पर रखेंगे, ठीक है। हमको क्या करना है, जब भी हम डायनामिक डेटा टेबल में शो कराना होता है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, सिंपली जो हमारा एक रो है इसी रो को टी आर को हम बार बार रिपीट करवाते हैं, और वही काम हमें यहाँ पर करना है। तो इसके लिए टी आर जो है इसके जस्ट पहले हमको लूप स्टार्ट करना पड़ेगा। तो PHP एंड PHP का सिंटेक्स अगर हम चाहें तो इस तरीके से ओपन कर सकते हैं, और यहाँ पर हमें क्या करना है, फॉर ईच लूप लगाना है। उसके लिए हम कंडीशन भी लगा सकते हैं कि इन केस जब हमको इफ़ ये वाला डेटा मिले तभी हम आगे बढ़ें, ये भी कर सकते हैं। तो इफ़ एट द रेट, और यहाँ से कौन सा डेटा आ रहा है, ऑल कस्टमर डेटा आ रहा है, ठीक है। तो इफ़ एट द रेट ऑल कस्टमर डॉलर ऑल कस्टमर, ये डेटा अगर हमें मिल रहा है तो हम क्या करेंगे, फॉर ईच लूप लगाएंगे। फॉर ईच लूप जो है ये PHP का लूप है, ये की और वैल्यू के फॉर्म में डेटा हमको देता है। तो ये हमारा वेरिएबल है, फॉर ईच में डॉलर ऑल कस्टमर
एज हम क्या कर सकते हैं, इसको एज वैल्यू ले लेते हैं, ठीक है, एज वैल्यू। एंड देन यहाँ पर हम सबसे पहले आगे बढ़ने से पहले इसी को चेक कर लेते हैं। तो चेक कैसे करना है हमको, हम इसको प्रिंट आर कर सकते हैं कि डॉलर वैल्यू में असल में आया क्या है। तो हम प्रिंट आर करते हैं पूरा का पूरा, प्रिंट आर डॉलर वैल्यू, एंड यहीं पर हम बंद कर देते हैं। चाहे तो डाई भी कर सकते हैं, बट डाई करने की ज़रूरत नहीं है। चलो हम इसको रिफ्रेश करते हैं, दिख रहा है डेटा यहाँ पर हमको मिल रहा है। अब इसको अगर सही तरीके से देखना है तो हम यहाँ पर इक्वल भी लगा सकते हैं, तो इक्वल लगा देते हैं। इक्वल लगाने से थोड़ा डेटा हमको समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से मिल रहा है। डेटा मिल रहा है सबका सब, ठीक है। हाँ, ये होता है कि ये धीरे धीरे दिख रहा है आपको, ये एक स्टेप अंदर होता चला जा रहा है। खैर, उससे प्रॉब्लम नहीं है, डेटा हमको मिल चुका है, मेन चीज़ ये है। तो अब अगर हमें डेटा यहाँ पर मिल गया है डॉलर वैल्यू पे, तो अब यहाँ पर दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या चेक करनी है हमको, इसको हम कमेंट करते हैं। हमको क्या चाहिए, इंडिविजुअल डेटा चाहिए है। तो अब अगर आप यहाँ पर नोटिस करोगे तो एरे ही है, एरे में जो हम पहले देख रहे थे 0 इंडेक्स 1 2 3, वो चीज़ यहाँ पर नहीं रहेगी। यही चीज़ हमको करना था फॉर ईच से। अब हम अगर चाहें तो केवल यूनिक आईडी अगर हमें चाहिए तो हम यहाँ से यूनिक आईडी गेट कर सकते हैं। कैसे, इको डॉलर वैल्यू, और इसके अंदर हम की क्या दे देंगे, यूनिक आईडी। और एक बार इसको हम रन करते हैं, दिख रहा है जितनी भी यूनिक आईडी थी हमको मिल गई, और यही चीज़ हमको चाहिए था। दैट मीन्स कि हमारा काम ये हो गया। अब हमको करना क्या है, ये क्लोजिंग टैग जो है ये उठाना है यहाँ से, और इसको ले चलना है कहाँ पर, इस TR के बाद में यहाँ पर हमको ये बंद करना है। तो हमने यहाँ पर कॉपी पेस्ट किया इसको, एंड सही इंडेंटेशन के लिए हम इसको सही तरीके से रखते हैं, एंड यहाँ पर हम PHP के टैग को बंद कर देते हैं। ठीक है, ये काम हो गया। यहाँ पर हम चाहें तो कमेंट में लिख सकते हैं क्या, कि ये किसका है, फॉर ईच क्लोजिंग, और ये किसके लिए है, ये है इफ़ कंडीशन क्लोजिंग। ठीक है, अभी इसका फ़ायदा भी हम देखेंगे कि इसको इफ़ और एल्स का फ़ायदा, इन केस अगर टेबल में कोई डेटा नहीं है तो उस केस में क्या होगा, हमको कुछ भी नहीं दिखना चाहिए। तो उस केस में एल्स हमारी मदद करेगा एम्प्टी शो कराने में कि दिस टेबल इज़ एम्प्टी। ठीक है, तो अब ये जितने भी TD थे, ये TD असल में क्या हो जाएंगे, एम्प्टी हो जाएंगे। तो चलो हम इसको एम्प्टी कर देते हैं सबसे पहले। ये लाइन बाय लाइन आएगा सभी, तो लाइन बाय लाइन आ गए हैं। तो हम क्या करते हैं, ओहो एक बार ज़्यादा हो गया, कोई नहीं, हम सिंपली इसके अंदर का जो डेटा है वो हमें ख़त्म कर देना था। ठीक है, हमने ख़त्म कर दिया। अब यहाँ पर सबसे पहले हम PHP का टैग ले लेते हैं, ये वाला। ठीक है, इसी के अंदर सारा डेटा हमको लिखना है। तो लिखना क्या है, डॉलर वैल्यू, और डॉलर वैल्यू के बाद में यहाँ पर जो डेटा हमको चाहिए है वो लिखना है, और सेमी कॉलन। ठीक है, तो 1 बाय 1 हमको डेटा चाहिए है। जैसे कि अब यहाँ पर हमको चाहिए, तो इसके लिए आसान तरीका क्या होगा कि हम क्या करें, एक बार जो हमारा ये वाला डेटा था यहाँ पर हम अनकमेंट करके एक बार इसको रिफ़्रेश कर देते हैं। हमको सारी फील्ड मिल गई। ठीक है, यही फील्ड हमको चाहिए थी। तो हम चलते हैं अपने कोड में यहाँ पर, और स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। पहले तो नंबर था, लेकिन दूसरे पे क्या है, यूनिक आईडी यहाँ पर। तो यहाँ से हम कॉपी करेंगे। इससे क्या फ़ायदा होता है कॉपी करने से, कि मिस्टेक होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। पिक के लिए हम अभी इस जगह को छोड़ देंगे, पिक के लिए यहाँ पे हम पिक लिख देते हैं, बट ये क्या करेगा, एरर दे देगा। तो यहाँ पर भी हम यूनिक आईडी ले लेते हैं अभी के लिए। इसके बाद में नेम है, तो नेम ही था। ओके, नेम जो है वो नेम ही था, यहाँ पर भी दिख रहा है नेम। मोबाइल नंबर है, तो मोबाइल नंबर में भी मोबाइल नंबर ही मोबाइल लिखा हुआ था, तो मोबाइल भी ठीक है। अमाउंट यहाँ से आ नहीं रहा है, तो इसलिए हम अमाउंट में भी अभी के लिए क्या करते हैं, मोबाइल लिख देते हैं। एंड एट द लास्ट क्या है, डेट। तो डेट में हम क्या लेंगे, क्रिएटेड डेट। तो क्रिएटेड डेट हमने यहाँ पर ले लिया। ठीक है, अमूमन हमारा सारा डेटा हो चुका है यहाँ पर। और फाइनली यहाँ पर भी कुछ नहीं लिया हमने, तो हम यहाँ पर भी ले लेते हैं क्या, क्रिएटेड डेट अभी के लिए, ताकि हम एटलीस्ट ये तो देखें कि टेबल में क्या क्या डेटा हमको दिख रहा है। और फाइनली यहाँ पर हम फिर से क्या कर देते हैं, इसको कमेंट कर देते हैं। टेबल हमारा क्रिएट हो गया। शॉर्ट फॉर्म में हमने क्या दिया कि वैल्यू में जितनी भी डिटेल्स थे, ये एक एरे था,
एरे में हमने क्या किया, की वाइज अलग अलग कॉलम में अलग अलग डेटा हमने स्पेसिफाई कर दिया है। फाइनली एक बार इसको हम रिफ्रेश करते हैं तो डेटा तो हमको मिल गया, यूनिक आईडीज़ है, पिक में नहीं है, नेम हमको मिल गया है, हमको डेट भी मिल चुकी है, ठीक है। अमाउंट अभी हमने दिया नहीं, मोबाइल नंबर भी हमको मिल चुका है, ठीक है। नंबर सीक्वेंस के लिए हम क्या कर सकते हैं, नंबर सीक्वेंस के लिए सिंपली यहाँ पर हम लूप चलाएंगे। लूप फॉर ईच का चल ही रहा है, हम यहाँ पर क्या करेंगे, आई दे दिए और यहाँ पर $i का इंक्रीमेंट दे देते हैं, i++, ठीक है। और फॉर ईच के जस्ट पहले हम $i को डिफाइन कर देते हैं =1। इससे क्या होगा, 1 2 3 करके ये सीक्वेंस में चलता चला जाएगा। चलो इसको रिफ्रेश करके देखते हैं, दिख रहा है नंबर्स आ गए। टोटल 9 एंट्री यहाँ पर पड़ी हुई है, ये हमको मिल गई, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ चीज़ें जो रह जाती हैं वो क्या रह जाती हैं, यहाँ पर हमको पिक लेकर आना है और यहाँ पर हमको अमाउंट लेकर आना है। अमाउंट अभी इस टेबल से आ नहीं रहा है तो हम अभी यहाँ पर अमाउंट शो करा नहीं सकते हैं। अमाउंट की कहानी कब चालू होगी, जब डिपॉजिट का वर्क चालू होगा। तो अभी के लिए यहाँ पर क्या बचता है, पिक। तो पिक लाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, सिंपल सी बात है, पिक जिस फोल्डर में पड़ा हुआ है उसका रूट फोल्डर का डिटेल चाहिए है और ये काम हमने पहले भी किया हुआ है। पिक जो है हम पहले भी शो कराए हैं, डजेंट मैटर कि वो पहले से ही पड़ा हुआ था। और इस केस में भी अगर हम देखें तो इस केस में भी पिक हमारे पास पड़ी हुई है। कहाँ पर है पिक, अपलोड्स के फोल्डर में कस्टमर नाम का फोल्डर है जिसके अंदर सारी पिक्स पड़ी हुई है। और इनका नेम कहाँ है, इनका सारा का सारा नाम जो है वो इमेज नाम के की पे पड़ा हुआ है, ठीक है। ये दिख रहा है इमेज, यहाँ पर एक इमेज पड़ी हुई है तो वो हमको दिखेगी। तो फाइनली इमेज शो कराना है, चलो इमेज भी शो करा लेते हैं। तो इमेज शो कराने के लिए सिंपली हमको करना क्या पड़ेगा, एक्सप्लोरर को हम बंद करते हैं। यहाँ पर इमेज शो कराने के लिए हमें चाहिए है पूरा का पूरा पाथ। तो यहाँ पर हम क्या देंगे, ये हटा दिया हमने, base_url और बेस URL के अंदर यहाँ पर हम क्या देंगे, बेस URL में ये पाथ अगर हम चाहें तो वेलकम जो हमारा कंट्रोलर है इसके अंदर से ला सकते हैं। बेस URL के अंदर ये फोल्डर का नाम था, ठीक है, ये हमने यहाँ से ले लिया तो ये दे दिया हमने अपलोड्स में कस्टमर्स में, ठीक है। या फिर इसको अगर थोड़ा सा क्या कहते हैं कंफ्यूज नहीं होना है तो उसके लिए हम कुछ इस तरीके से कर सकते हैं। ये कट किया हमने, यहाँ पर आ गए, यहाँ पे हमने पेस्ट किया, नहीं यहाँ पर नहीं पेस्ट करेंगे, गलती हो रही है। बेस URL हमने दिया, बेस URL के बाद में हमको यहीं पर देना पड़ेगा, अपलोड्स हुआ, ये हुआ, ठीक है। और इसके अंदर क्या पड़ा हुआ है, इमेज का नाम। और इमेज का नाम हमें कहाँ से मिल रहा है, वैल्यू में है इमेज नाम का की, ठीक है। तो अब उम्मीद है कि ये हमको मिलना चाहिए, लेकिन अभी भी एक चीज़ की गलती है। क्या गलती है कि ये इमेज जैसे हवा में नहीं दिखने वाला है, इसके लिए HTML का टैग तो हमको यूज करना पड़ेगा इमेज वाला। तो img इमेज टैग आया, सोर्स में हम देंगे ये पूरा पाथ, ठीक है। और अभी के केस में इमेज हमारी बहुत बड़ी दिखने वाली है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर स्टाइल ले लेते हैं। स्टाइल लिया हमने और यहाँ पर हम विड्थ दे देते हैं सिंपली 50 पिक्स की बस। और हाइट जो है वो हम दे देते हैं, हाइट भी हम दे देते हैं, ऑटो दे देते हैं, हाइट हम ऑटो देना सही रहेगा, ठीक है। तो एक बार चलो इसको रिफ्रेश करते हैं, दिख रहा है इमेज आ गई, बस इतना ही काम था हमारा। ये इमेज को अब हम अगर चाहें तो हम क्या कहते हैं रोटेट और राउंड कर सकते हैं। कैसे, अगर हम यहाँ पर आएँ प्रोफाइल में तो ये दिख रहा है, इसी को हम ले लेते हैं कि इसकी जो क्लास लगी होगी वही क्लास हम उस पर अप्लाई कर देते हैं। तो क्लिक किया हमने, इंस्पेक्ट एलिमेंट ओपन किया, यहाँ से टूल टिप ओपन किया और यहाँ से हमने क्लिक किया तो हमको इसकी क्या मिल जाएगी, क्लास मिल जाएगी। ये है क्लास, क्या लिया गया है, इमेज सर्किल। तो यही क्लास हमको चाहिए थी, ठीक है। तो हमने क्लास लिया, कॉपी किया, यहाँ पर आए एंड स्टाइल के बाद में यहाँ पर हम क्लास यूज करते हैं और पेस्ट कर देते हैं, इमेज सर्किल एलिवेशन -2, ठीक है। चलो इसको रिफ्रेश किया हमने, राउंड में मिल गया। हम चाहें तो इसको शायद अभी के लिए अगर हम स्टाइल यहाँ से हटा देंगे तो भी शायद ये हमको छोटे ही साइज़ में दिखे, ओके नहीं दिखेगा। तो दैट मीन्स कि Ctrl+Z कर लो और वो सर्किल में दिख रहा है, ठीक है। रिफ्रेश किया, ठीक है, इतने में दिख रहा है, ये काफ़ी है, हमारा काम यहाँ का कंप्लीट होता है। और अगर हम चाहें यहाँ पर डिफ़ॉल्ट इमेज शो कराना कोई तो हम डिफ़ॉल्ट इमेज भी शो करा सकते हैं।
उसके लिए सिंपली क्या करना है, अब उसके लिए हमें यहाँ पर थोड़ा सा कंडीशन डालना पड़ेगा। कंडीशन क्या कि अगर इमेज जो है वो ब्लैंक दिख रही है तो के केस में दिख जाए, लेकिन हम इतना अब नहीं करने वाले हैं, हमारा ये काम यहाँ पर हो चुका है। अमाउंट में अभी के लिए हम क्या कर देते हैं, 0 दिखा देते हैं। तो अमाउंट में 0 दिखाने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, अगर हम यहाँ पर चलें तो टेबल में तो अमाउंट नाम का कुछ है ही नहीं, अभी अमाउंट नाम का कुछ भी नहीं है। तो हम सिंपली क्या करते हैं, यहाँ पर सिंपली लिख देते हैं 0 बस। रिफ़्रेश किया, ओह रिफ़्रेश किया, 0 आ गया, ठीक है, इतना ठीक है। तो फाइनली हमने कस्टमर डिटेल्स में डिटेल्स शो करा दी है, डेट भी आ गई है और बाकी जो डिटेल्स हमको चाहिए थी वो भी आ गई है। अब हमको क्या करना है, हम चाहते हैं कि यहाँ से कस्टमर डिपॉजिट है और कस्टमर प्रोफाइल है। हम चाहें तो कस्टमर प्रोफाइल का आधा डेटा दिखा सकते हैं, लेकिन आधा बच जाएगा। तो अब हम ऐसा करते हैं, सबसे पहले कि कस्टमर डिपॉजिट वाला वर्क कंप्लीट करेंगे। कस्टमर डिपॉजिट के लिए हमें क्या करना है, हमने इसके लिए एक टेबल बना रखा है, किस नाम से, कस्टमर ट्रांजैक्शन के नाम से, ठीक है। जितने भी ट्रांजैक्शन कस्टमर करता जाएगा उतने ट्रांजैक्शन की डिटेल यहाँ पर ऐड ऑन होती जाएगी। तो और इसमें हमको एक चीज़ और करनी पड़ेगी, क्या कि जो यूज़र है वो जितना भी अमाउंट यहाँ पर क्रेडिट कर रहा है या डेबिट कर रहा है, यहाँ पर हम थोड़ा सा फंसने वाले हैं। फंसेंगे कैसे, हम फंसेंगे ऐसे कि हमने ट्रांजैक्शंस जो हैं वो सारे के सारे यहाँ पर सिंपली 1 और 2 के मोड में ले लिया कि पेमेंट मोड क्रेडिट है कि डेबिट है, और अमाउंट यहाँ पर ऐड ऑन होता चला जाएगा। तो हमें ऐसा करना चाहिए था कि जितने भी ट्रांजैक्शन यूज़र कर रहा है वो इंडिविजुअल एक एक ट्रांजैक्शन एक टेबल में जाए, और एक टेबल हम ले लेते हैं जिसमें कि क्रेडिट और डेबिट दोनों का, यानी कि प्लस करना है या माइनस करना है, उसके लिए एक फ़ाइनल टेबल हम ले सकते थे। फाइनल टेबल भी ले सकते हैं, या फिर हम ऐसा कर सकते हैं कि हमारा जो मेन अमाउंट है हम वो यहाँ पर इसी कस्टमर टेबल में ही दिखा सकते हैं। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम यहाँ पर एक और क्या क्रिएट कर सकते हैं, कॉलन। उसका असल में फ़ायदा क्या होगा वो हम समझते हैं। जैसे इसमें जितने भी ट्रांजैक्शन होते रहेंगे, चाहे वो क्रेडिट के हो चाहे डेबिट के हो, वो हर एक रो वाइज होंगे जितने भी ट्रांजैक्शन होंगे। मान लो एक कस्टमर है जिसने 100 ट्रांजैक्शन कर लिए क्रेडिट डेबिट करके। अब हमें अगर उसका अमाउंट प्लस करना होगा या माइनस करना होगा, उसके लिए हमें उसकी 100 की 100 रो को फ़िल्टर करके माइनस प्लस लगाना पड़ेगा। तो इससे दिक्कत क्या होगी, इससे दिक्कत ये होगी कि उतनी बार अब टेबल में अगर 10,000 रो हैं तो 10,000 में से पहले वो 100 को फाइंड करेगा, 100 को फाइंड करके उस पर कैलकुलेशन करेगा। तो इस केस में जैसे जैसे डेटा बढ़ता जाएगा वैसे वैसे इसको दिक्कत होती जाएगी। लेकिन अगर जो भी ट्रांजैक्शन यहाँ पर हो रहा है उसको हम पहले से ही एक टेबल में स्टोर करके रखेंगे तो हम मेन वहाँ से अमाउंट उठा लिया करेंगे। और अगर हम चाहें तो जो क्रेडिट और डेबिट के लिए दिखाना है, जो कि हमें कहाँ दिखाना है, कस्टमर प्रोफाइल में अगर हम चलें तो यहाँ पर कि कितना क्रेडिट हुआ कितना डेबिट हुआ, ये अगर हम दिखाना चाहें तो हम यहाँ पर दिखा पाएंगे। हालांकि अभी हम इसी तरीके से चलते हैं कि क्रेडिट और डेबिट, कितना उसने क्रेडिट किया कितना उसने डेबिट किया, ठीक है। और इसका जो अमाउंट होगा क्रेडिट का और डेबिट का, उसको हम क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे इंडिविजुअल, क्रेडिट अलग से और डेबिट अलग से। और फिर यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस मेन वाले टेबल में जो ऑल कस्टमर डिटेल्स वाला टेबल है, यहाँ पर क्रेडिट और डेबिट होगा, क्रेडिट माइनस डेबिट और इक्वल टू करके हम टोटल अमाउंट यहाँ पर दिखाएंगे। हम इसको इस तरीके से करते हैं और ट्रांजैक्शन वाला टेबल अभी एज इट इज़ ही रहने देते हैं जैसा ये है। तो नेक्स्ट वीडियो में हमारा काम क्या है, हम जितने भी ट्रांजैक्शंस हैं उनके लिए हम ट्रांजैक्शन करेंगे। जितना भी जो भी कस्टमर आ रहा है उसका हमको ट्रांजैक्शन करना, और ट्रांजैक्शन करने के लिए क्या ज़रूरी है, कस्टमर यूनिक आईडी जो यहाँ पर डाली जाएगी उसको पहले वैलिडेट करना ज़रूरी है कि कस्टमर यूनिक आईडी सही डाली गई है कि नहीं डाली गई है। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम इसको इस तरीके का ऑप्शन नहीं देंगे, हम यहाँ पर इसको ऑप्शन देंगे कुछ इस तरीके से ड्रॉप डाउन वाला। हम अगर फॉर्म में चलते हैं, आप लोगों ने एक फॉर्म देखा होगा, एडवांस एलिमेंट्स में चलते हैं, यहाँ पर ये दिख रहा है मिनिमल, क्लिक किया, यहाँ पर जो कुछ भी डेटा है उसको हम लिख रहे हैं तो ये सर्च कर रहा है, यही वाला काम हमें करना है। ये सेम टू सेम जो दिख रहा है
ड्रॉप डाउन, यही ड्रॉप डाउन हम यहाँ पर लेकर आएंगे और जितने भी हमारे पास यूनिक आईडी हैं वो सारे के सारे हम यहाँ पर शो कराएंगे। और यहाँ पर जो भी यूनिक आईडी शो होंगी वो किसकी शो होनी है, केवल और केवल कस्टमर की, एडमिन की नहीं शो होनी है। तो आइडिया मैंने थोड़ा सा आपको दे दिया, आप खुद से भी ट्राई करो, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में इसको करेंगे। और कोई क्वेश्चन या कन्फ्यूजन अभी तक के कोड में है तो आप मुझे कमेंट करो, मैं कोशिश करूँगा बताने की। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।